SMDSS English Academy. In my first video, I have given you introduction of the chapter Nationalism in Europe. Today, we will discuss all about the chapter. मैंने अपनी पहले वीडियो में आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रेडरिक शरीफ जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स ऑफ सीरीज जो है दर्शाई थी, जिसमें उन्होंने अपने विजन को दिखाया था कि वो आखिर कैसे राष्ट्र की कल्पना चाह रहे थे. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. सेकेंडली, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन from 1830 to 1848, the making of Germany and the Italy, visualizing the nation or nationalism and imperialism. हम इन तथ्यों के आधार पर पूरे लेसन को समझेंगे. Today we will discuss the French Revolution and the idea of the nation. French Revolution started in 1789, which was the first expression of nationalism in Europe. जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1789 में स्टार्ट हुआ था, और जो कि नेशनलिज्म की एक बिल्कुल क्लियर एक्सप्रेशन था. यानी कि उस समय लुई 16वें का शासनकाल चल रहा था जब फ्रांस की क्रांति हुई, और लुई 16वां जो था वो एक बहुत ही निरंकुश शासक था. जनता उसके शासन से पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी. French people demand establishment of monarchy and establishment of democracy. जो फ्रांस के लोग थे वो मोनार्ची को एबलिशमेंट खत्म करना चाहते थे और वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्टेबल करना चाहते थे. मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन. अब हमें देखना है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से बदलाव हुए. फर्स्ट, ला पैट्री ला सिटियोन emphasize united community and equal right. La patron मतलब land of fatherland, यानी कि पितृभूमि. ले सिटियोन सिटीजन, यानी कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो हमारी फादरलैंड है और हम यहाँ के क्या हैं, सिटीजन्स हैं. और वी ऑल आर इक्वल्स, हम सभी कैसे हैं, इक्वल्स हैं, समान हैं. पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्च टू कॉमन पीपल. और जो पावर था वो मोनार्ची से कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कॉमन पीपल में ट्रांसफर हो गया. इंट्रोडक्शन न्यू फ्लैग. और जब फ्रांस में मोनार्ची खत्म हो गई तो वहाँ पे नेशनल फ्लैग, पूरे देश का एक झंडा घोषित किया गया. फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज. और जो वहाँ की राष्ट्रभाषा घोषित की गई वो फ्रेंच की गई. फ्रेंच वहाँ की राष्ट्रभाषा हो गई. न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ वर टेकन. देश के लिए एक राष्ट्रीय गान जो है कंपोज किया गया, और देश की रक्षा के लिए, देश के समान अधिकारों के लिए कुछ शपथ ली गई. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबलिश्ड. जो देश के अंतर्गत जो टैक्सेस थे, जो ड्यूटीज लगी हुई थी, उनको समाप्त कर दिया गया. नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड फ्रॉम फ्रेंच आर्मी. और जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो फ्रेंच आर्मी के द्वारा दूसरे दूर दूर के देशों तक भेजी गई कि हाँ, कि राष्ट्रवाद की भावना को सभी को अपनाना चाहिए. अब हम देखते हैं कि हमने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कितना अचीवमेंट हुआ, और आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद वहाँ पे क्या होता है. यानी कि 1789 के आफ्टर 1799 में, 1799 में नेपोलियन एंटर्ड. नेपोलियन की एंट्री होती है. नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहा उस समय वो. When Napoleon take the power of France, जब नेपोलियन ने फ्रांस का शासन अपने हाथों में लिया तो उसने बहुत सारी चेंजेस किए. कुछ चेंजेस जो जिसका पॉजिटिव इफेक्ट निकल के आया, और कुछ चेंजेस ऐसे थे जिनका नेगेटिव इफेक्ट निकल के आया. तो जो पॉजिटिव इफेक्ट थे पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके आफ्टर हम उनके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1804. यानी 1804 में सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है. और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी की समानता. राइट टू प्रॉपर्टी, सभी को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, यानी संपत्ति का अधिकार दिया गया. फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड.
जो जागीरदारी प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सेफर्डम, और जो पीजेंट थे, जो मजदूर थे, उन्हें दास्ता के जीवन से आज़ादी मिली। गुल्ड रेस्ट्रिक्शन वर मूव, जो गुल्ड की रेस्ट्रिक्शन थी वो भी समाप्त कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें भी काफ़ी सुधार किए गए, यानी कि इतने सारे सुधार कर दिए नेपोलियन ने। अब नेगेटिव एक्सेप्ट देखते हैं कि अगर उसके नेगेटिव एक्सेप्ट क्या निकल के आए इनके। इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस, यानी कि एक तरफ तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया, कम्युनिकेशन की सुविधाएं उपलब्ध करा दी, और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। सेंसरशिप बियर इम्पोज, सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो प्रेस थी उसके ऊपर फाउंडेशन लग गई कि अगर कोई भी प्रेस वाला नेपोलियन के बारे में कुछ भी गलत कहता है तो उसके ऊपर बैंड लगा दिया जाएगा, उसकी सजा दी जाएगी। यानी ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कहाँ डेमोक्रेसी स्टेबल हो रही थी और कहाँ पे ये तो डिक्टेटरशिप की बात होने लगी। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, यही भाई जब सभी को डेमोक्रेसी स्टेबल कर दी गई है तो सभी को समान अधिकार है, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए अधिकार। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, सभी को फोर्स किया गया, उन्हें फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा हो अन्यथा ना हो, आपको आर्मी को ज्वाइन ही करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव एक्सेप्ट निकल के आए, मतलब नेपोलियन धीरे धीरे क्या बनता जा रहा था, डिक्टेटर। अब जो कुछ कंट्रियां थी जो आसपास के एम्पायर्स थे, जैसे कि पर्शिया था, रसिया थी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन्होंने देखा कि डे बाय डे जो नेपोलियन का पावर वो इंक्रीज होता जा रहा है, और नेपोलियन किस चीज़ पे जो है जोर दे रहा है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल हो जाए और देशों में भी डेमोक्रेसी स्टेबल हो। तो उन्होंने नेपोलियन के इस बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर दिया। दे अटैक्ड ओवर नेपोलियन एंड नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, और नेपोलियन की जो है पराजय हो जाती है 1815 में वाटरलू के युद्ध में। इस तरीके से ये फर्स्ट जो हेडिंग है वो फिनिश होती है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।